नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप किसी भी मेंस के एग्जाम में देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। IBPS PO, SBI PO, RRB के एग्जाम में तो पक्का। तो इनकी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज है। दूसरी चीज, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टॉपिक आपको तब होता है जब आप प्री के ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शंस और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स थोड़ा इस लेवल से कर लेते हैं। होता क्या है, एग्जामिनर आपको ना जैसे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा। रैंकिंग में क्वेश्चन क्या होता था, वो लेफ्ट से इतने नंबर पे है, वो राइट से इतने नंबर पे है, बताओ टोटल कितने हैं। अब एग्जामिनर ऊपर स्टेटमेंट देता है हाउ मेनी टोटल आर देयर, उसे नीचे टाइप्स में स्प्लिट कर देता है, 2 डेटाबेस, 3 डेटाबेस, 4 डेटाबेस एंड 5। हमारे हर एग्जाम में प्री क्लरिकल वालों में 2, पीओ में 3 और 5 वाला आता है कि 2 स्टेटमेंट दियो तो कैसे सॉल्व करना है, 3 दियो तो कैसे करना है। मतलब वो पूरी स्टेटमेंट होल सोल ना देके उसे सब पार्ट्स में डिवीजन कर देता है और आपको ये चेक करना होता है कि जो वो डेटा है क्या वो सफिशिएंट है डिसीजन देने के लिए या नहीं, और अगर है तो कितना अकेला सफिशिएंट है या सबको मिलाने पे आ रहा है। बस कुछ इस तरह से ये टॉपिक होता है। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों को बेसिक जैसे ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शंस, सिलॉग्स, आपका सेटिंग, पजल्स, सारे वीडियोस हैं बेसिक, वहां से देखिएगा। आज हम इसके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बात करना शुरू करेंगे। और आरबीआई का हो चुका है, हेलो, आरबीआई की वैकेंसी आउट हो चुकी है और कुछ 10,200 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई हैं। तो मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। कहां से भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो देखिएगा उसे, बहुत जरूरी है वो भी वीडियो। और ऑल द बेस्ट फॉर द योर RRB PO एंड क्लर्क्स। तो कोई बात नहीं, उनके रिगार्डेड भी हम डिस्कस करेंगे, उनका टॉपिक्स को लेके चलेंगे, एक ब्रीफ वीडियो में उसके नोटिफिकेशन पे बात करेंगे। तो चलिए पहले आज की क्लास को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन का ग्रुप देखिए बच्चों, आपको एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन 2 स्टेटमेंट 1 and 2 ऑफ दैट डिसाइडेड वेदर द प्रूव दैट। अब नीचे उसने ना ऑप्शन देता है कि अकेली 1 सफिशिएंट है डिसीजन देने के लिए या 2 सफिशिएंट है, 1 and 2 बोथ सफिशिएंट है। बस इस तरह से वो आपको ऑप्शन डालता है और मैक्स ऑप्शन यही होते हैं। और आफ्टर दैट ये आपको इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। अब देखो क्या दिया, हु अमंग ABCD सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू सेंटर। अब आप देखो 5 लोग हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कहता है हु इन ABCD सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के सेकंड राइट कौन है ये बताना है। और पहली इंफॉर्मेशन कहता है C इज immediately right of A, 2 person were sit between B and A। एक स्टेटमेंट ये है। सेकंड कहता है D and C immediate neighbor of B, और कहता है E is second to the right of B। ये आपको देता है। अब आप देखो पहली स्टेटमेंट को अगर मैं पकड़ूं, वो है कि C के राइट में A, C और B में 2 सीटें हैं। अगर यहां 2 सीटें छोड़ूं तो B यहां आता है, और अगर इधर 2 छोड़ूं तो B यहां आता है। तो मतलब एक श्योरिटी तो नहीं है ना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कंफर्मेशन यहां नहीं आती, ठीक है। पर अगली लाइन में आता है बोथ C एंड B आर द नेबर्स ऑफ B। तो B के नेबर C और D दोनों होने चाहिए। तो जैसे ही मेरे पास ये स्टेटमेंट आती है तो C और D के बीचों बीच B। अब आप देख लो C और A में 2 लोग भी बैठ पा रहे हैं, और B के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए, E, है ना। आपको ये दे रखा है ना,
E sit second to the right of, E sit second to the right of this, और यहां आपको देखा C is immediate, अरे C is immediately right of A था, A के immediately right है C, A और B के बीच में 2 सीटें 1 and 2, तो B कन्फर्मली यहां आएगा। अब इधर से तो यही आता है, इधर 2 छोड़ो तो B यहां आता है, पर B और D को C के बीच में बैठना है, B के सेकंड राइट में E, तो यहां पे हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, ये कंफर्मेशन आपको सेकंड स्टेटमेंट से ही आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं आ पाएगा। तो 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन, तो इस क्वेश्चन का आप मार्क करेंगे आंसर 1 and 2 टुगेदर सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। कभी ऐसा होगा कि डिसीजन नहीं भी लाया जाएगा, सिटिंग का, ब्लड, ठीक है, तो कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि केवल और केवल सिटिंग का क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिएगा आ जाइए, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन वो आपको कहता है अमंग ऑफ 5 बैग L, M, N, O, P and Q each has different weight, which is heaviest। पहला 5 बैग हैं, पहली स्टेटमेंट में आपको बोलता है only 2 bags are heavier than O, O से 2 and O, हेलो, हाँ जी, पहला कहता है N is heavier, sorry, 2 bags are heavier than O, चलो आवाज, हेलो, हाँ, O से हैवियर 2 बैग, O is heavier than P but lighter than M। तो अब आपको यहां पे इस स्टेटमेंट में सबसे हैवीएस्ट बैग नहीं मिला, तो पहली सफिशिएंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। O से O हैवी है P से, पर लाइटर है M से। अगली स्टेटमेंट N इज लाइटर देन O, N जो है वो O से लाइटर है बट हैवियर देन P, पर P से हैवी है। L इज हैवियर देन O, L जो है वो O से हैवी है बट नॉट द हैवीएस्ट, और वो नंबर 1 पे नहीं हो सकता। तो इस स्टेटमेंट में भी आपको ये कह दिया कि यहां पे दे दिया N इज हैवियर देन O बट दिस, और O से P, ये 1 पे नहीं है, तो अकेली यही स्टेटमेंट से ही आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो O से N से हैवी है और जो कि P से हैवी है, और L O से हैवी है बट सबसे हैवीएस्ट नहीं है, तो कंफर्म आ गया कि बचा हुआ बैग कौन है, M। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन, कि अकेली अकेली सेकंड स्टेटमेंट ही आपका डिसीजन दिलवा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस और आपका किसी भी तरह के, आगे देखो हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन मैं डिस्प्ले में जचा देता हूं, आपको इसी तरह से एग्जाम में आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन 10th क्लास ऑफ स्कूल एक्स। अच्छा जी, स्कूल एक्स के पहली स्टेटमेंट, द क्लास टीचर ऑफ 10th करेक्टली रिमेंबर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हर क्लास मोर देन 21, 21 से तो ज्यादा होने चाहिए बट लेस देन 32, एंड नंबर ऑफ द क्लास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो भाई इस दोनों के बीच में 6 के मल्टीपल आता है 24 और 30, तो 1 से तो आंसर नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल रिमेंबर दैट द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट 10th एंड क्लास 7th इज लेस देन 9। ओके, तो आप इस चीज को देखिएगा, एक टीचर, प्रिंसिपल ने क्या कहा कि क्लास 7 और क्लास 10 दोनों का डिफरेंस है 7,
सॉरी लेस देन 9, लेस देन 9, ठीक है। देयर इज 33 स्टूडेंट इन क्लास 9। अब भाई क्लास 9 में 33 स्टूडेंट होने चाहिए। तो देखो अगर मैं ये 24 देखूं तो इस 24 और ये तो इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, इसका मतलब 30 ही स्टूडेंट होंगे क्लास 10th में। पर ये बात कब पता चली? जब दोनों बातों को जोड़ा गया। पहली बात कहता है कि 21 से 32 के बीच में हो सकता है और 6 के मल्टीपल, तो 2 मल्टीपल आगे 24 और 30। फिर कहता है क्लास 7वीं और क्लास 10वीं का जो डिफरेंस है ना वो 9 से कम होना चाहिए। इक्वल्स टू नहीं बोल रखा, लेस देन बोल रखा है। तो अगर मैं 24 और 33 का गैप लूंगा तो वो 9 आ जाएगा, विच इज लेस देन हैव टू बी 9। तो इसका आंसर आपका दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से आ रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ आर required together, required to take the decision। अगले वाला क्वेश्चन है 6 person A B C D F living on the different floor। आ गया ना, देखो पजल का क्वेश्चन। एक 6 फ्लोर बिल्डिंग में 6 दोस्त रहते हैं ना। अब कहता है इन सच वे दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज दिस। स्टेट नंबर 1, सी लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट। तो सी रह सकता है या तो 2 पे या 4 पे। अगली बात बोलता है ओनली 2 person वर लिविंग बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में 2 लोग रहते हैं। A लिव्स बिलो देन F, A F से नीचे रहता है। अब देखिए अगर C 4 पे हो, अब यहां पे आपको क्या बताना, हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन A एंड D। तो अकेली स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगी। क्यों? 4 पे C या 2 पे C आ सकता है। C और F में 2 जने हैं, 2 छोड़ के यहां F हो जाएगा और F के नीचे A हो नहीं सकता। तो कंफर्म इतना तो आ गया कि C बैठेगा 2 नंबर पे और 2 छोड़ के होगा ऊपर F, और F से जस्ट नीचे है A। ये बोल रखा है ना, A बिलो देन F, नॉट जस्ट बिलो बट बिलो होना चाहिए, तो कहीं भी हो जाएगा। अगली लाइन उसने दे रखी है आपको सेकंड, पहले पार्ट से आंसर नहीं आया तो सो फर्स्ट इज नॉट। देखो हमारी अप्रोच यही रहेगी, पहले से करो होता है ठीक, नहीं तो दूसरे वाला साथ जोड़ते चले जाओ। ओनली 4 person लिव बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 4 लोग रहने चाहिए, तो डी बी ऐसा भी हो सकता है। अगली लाइन बोलता है नो वन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के फ्लोर के बीच में कोई नहीं है, तो कंफर्म हो गया ये। अब नेक्स्ट लाइन आपको बोलता है एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। हाँ, तो अब ए लिव्स बिलो एफ। अब आपको कंफर्म आ गया भाई, हो गया जी। देखो दोनों को मिलाया, परंतु आप देखो बिलो देन एफ में 2 बचते हैं, यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है। सो 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन, क्योंकि अगर ए को यहां लेंगे तो बी और डी में एक सिंगल आ जाएगा, यहां लेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट ही सफिशिएंट नहीं है, तो आंसर दिया जाएगा नीदर 1 nor 2 आर सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। चलिए अब 5th क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए ये 5 के बल्क में ही क्वेश्चन आएगा, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने इसी तरह से आप बल्क में लेने की कोशिश की है। अब आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है? अब आपको स्टेटमेंट में गिवन है भाई, क्या गिवन है? 6 person जे के एल एम एन ओ इन ए रो फेसिंग टू नॉर्थ। 3 4 5 6, ठीक है जी। अब वो कहता है के इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो के का राइट इधर नहीं है, कंफर्म आ गया के यहां आएगा और के सेकंड राइट में जे आएगा। ओनली 1 person बिटवीन जे एंड एल, जे और एल में 1 person है। एन इज इमीडिएटली राइट ऑफ एन, एल के इमीडिएटली राइट में एन होगा। अब कहता है हु इज, आपसे क्वेश्चन है अमंग इज थर्ड टू द राइट एंड, राइट एंड से थर्ड कौन है? 1 2 3। पहले स्टेटमेंट से तो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि 6 हैं और 4 बैठे हैं तो 2 बच गए। अब सेकंड में कहता है एन इज थर्ड राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में होना चाहिए। एन एम 1 2 3 थर्ड राइट में एन होना चाहिए। एन इज थर्ड राइट ऑफ एम, है ना।
अगली लाइन में कहता है ओनली वन पर्सन बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में बोलता है ओ इज सिट द राइट ऑफ एन, ओ जो है वो राइट साइड में होना चाहिए एन में, और ओ और एन के बीच में एक पर्सनैलिटी है। कहता है एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन का इमीडिएट नेबर है एल। अब इससे ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6। आपको कहा गया m के थर्ड राइट में k होना चाहिए, है ना, n होना चाहिए, और n इज इमीडिएट नेबर ऑफ l, है ना। पहले वाली स्टेटमेंट को भी हम लिख लेते हैं, k इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, j इज सेकंड टू द राइट ऑफ k, ओनली वन पर्सन बिटवीन j एंड l, ठीक है जी, और n इज इमीडिएट राइट ऑफ l, है ना। पहले वाली में देखो k एक्सट्रीम राइट, k के इमीडिएटली सेकंड राइट, 1 टू द राइट j। अब अगली लाइन में था वन पर्सन बिटवीन j एंड l, तो इधर तो हो नहीं सकता, वन पर्सन ये बना, और उसमें बोल रखा है कि l के राइट में n, इससे नहीं क्वेश्चन ड्रॉ हुआ। अब इसमें देखते हैं l और n पड़ोसी हैं, m 1 2 3 थर्ड राइट में n, n और o के बीच में एक, और n को o के राइट में होना है, l n का पड़ोसी है ना। तो इतनी स्टेटमेंट से देख लो, l इधर आए चाहे इधर आए उससे कोई मैटर नहीं होगा। इतनी स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन था हु अमंग इज सिट थर्ड राइट फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3, ये तो कंफर्म आया ना, राइट हैंड से थर्ड यही पर्सन। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन, कि केवल और केवल दूसरी स्टेटमेंट से ही आंसर आ सकता है, पहले की किसी भी तरह से हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। देखो बच्चों, इसी तरह से आपको 5 की बल्क में देगा, हर बार यही देगा कि ऑप्शन ए आपको तब लेना है, ऑप्शन बी कब लेना है, ऑप्शन सी कब लेना है, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आ जाइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपको ये दे दिया ABCD ऑप्शन, 7 पर्सन PQ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू नॉर्थ, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखो ये एक PO लेवल का क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको। आ जाइए, 7 पर्सन PQRST ये सब बैठे हैं नॉर्थ में। नॉर्थ फेसिंग में आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कोई डाउट है, आपको डिस्क्रिप्शन में सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो मिलेगा, उसे लिंक पे जाके देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, जब आप नॉर्थ फेसिंग होते हैं, आपका ही लेफ्ट सभी के लिए लेफ्ट है, और आपका राइट ही सभी के लिए राइट है, चाहे वो किसी भी एंड का पर्सन हो। अब बारी आ गई पहली बात, कहता है देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में 2 लोग होने चाहिए। उसके बाद कहता है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ Q, सो राइट ऑफ R, R के राइट साइड होना चाहिए। कहता है V इज नॉट नेबर ऑफ Q, V जो है वो Q का नेबर नहीं है। अगला कहता है S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, S जो है वो R का पड़ोसी नहीं है। हु डजंट, हु जो लग गया R के लिए, सिट एनी एक्सट्रीम एंड, और R किसी भी एंड पे नहीं बैठ सकता। अब हमें ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु अमंग फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, क्वेश्चन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S बताना है। अब इतनी स्टेटमेंट को जचाने से 7 लोगों के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखो, ये यहां नहीं हो सकता, R 2 स्पेस छोड़ के Q यहां हो सकता है, Q का पड़ोसी V नहीं है, और R का पड़ोसी S नहीं है, यहाँ S नहीं हो सकता और यहाँ V नहीं हो सकता। क्या इतने क्वेश्चन से आप कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो अकेली स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 को भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट नंबर 2 आपको क्या गिवन है,
ऐसा अप्रोच अगर आप बनाएंगे कि पहले को एक बार सॉल्व कर ले उससे होता है ठीक, तो मतलब वो ऑप्शन हट गया ना अब आंसर से, अब बच्चे बाकी की बारी। इस अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आपको रैंकिंग, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, किसी भी टॉपिक के बेसिक में डाउट है तो हर पार्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को बेसिक लेवल से देख लीजिए, आपका ये डेटा सफिशिएंसी का सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको कहता है सेकंड, T is third to the left of P. T is third to the left of P. And both doesn't sit at the extreme end. T और P दोनों एंड पे नहीं है। अगला कहता है P is the neighbor of Q. P neighbor है Q के। Not more than one person in the left of R. R के लेफ्ट में एक से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकता। अगला कहता है V is second to the, V is right of S. S के राइट में V होना चाहिए, ठीक है। अब केवल और केवल इतनी स्टेटमेंट से बनाते हैं। P के थर्ड लेफ्ट में T, तो P 1 2 3 लेफ्ट में T। अब उसने ये एक चीज ये लिखी हुई है ना, नॉट मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक पर्सन होना चाहिए ना, या 0 और 1 है ना, तो यहां R आ गया। उसके बाद कहता है P का पड़ोसी है Q, और आपको कहता है कि S के राइट में V को होना है, तो S यहां हो, राइट साइड भरा है, S यहां हो, राइट साइड V हो जाएगा, और P का पड़ोसी है Q। तो अब आपको यहां से साफ पता चल रहा है कि S के सेकंड लेफ्ट में R है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन, फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, Who, how did D related to A? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। पहला कहता है B is mother of E, B मदर है E की। Who is niece? E भतीजी है C की, भतीजी भांजी जो भी होगा। F is father in law of, अब आपको पूछा है इसमें B is mother of E, who is niece of C, उसके बाद कहता है F is father in law of D, F जो है वो फादर इन लॉ है D के। भाई इतनी स्टेटमेंट से आपको कोई भी नहीं पता चल सकता कि हाउ D रिलेटेड टू A, क्योंकि इसमें A है ही नहीं। तो फर्स्ट इज नॉट ओनली सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। नाउ टेक द सेकंड वन। सेकंड वन स्टेटमेंट इज गिवन, C इज सन ऑफ F, C इज सन ऑफ F, हु D डजंट हैव एनी सिबलिंग, D का कोई सिबलिंग नहीं है, और कहता है A इज मदर ऑफ C, और जो A है वो मदर है C की। देखो C इज सन ऑफ F और A उसकी मदर, तो ये हो गए मम्मी पापा। तो अब इतनी स्टेटमेंट से भी आप A और D का रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते। अब आपको ये कहा गया था यहां पे F इज फादर इन लॉ ऑफ D, तो इतने से पता लग गया कि F फादर इन लॉ है और वो उसकी वाइफ है, तो वो मदर इन लॉ ऑफ D हो जाएगी। और D का कोई सिबलिंग नहीं है, तो D उसके लिए मदर इन लॉ, और वो हो जाएगी डॉटर इन लॉ। क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ। तो 1 और 2, अगर सन इन लॉ भी बनेगी तो भी कोई बात नहीं, पर दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से आ रहा है ना आंसर, तो वहां आपको ना सोल्यूशन नहीं देना, हाउ D रिलेटेड टू A, आंसर बात नहीं करना, आंसर तो इस चीज का, हेलो, हाँ जी, तो इस चीज का आंसर आपको पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के आएगा। सो अपना टाइम वेस्ट किए बिना आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड ट्रिक है या सेकंड टेक्निक जो आपको याद रखनी है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। बस आपको ना वहां पे जजमेंट चेयर पे बैठ के मैं आंसर निकालूंगा वाला काम नहीं करना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। आपको दिया गया है मार्केट प्लेस गुड फॉर, इसका कोड है MNTKVXAZ, डेली मार्केट इन सिटी, इसका कोड है VRRKTKBM। अब कहता है आपको व्हाट इज द कोड ऑफ प्लेस।
क्या इतने से आपको प्लेस में का कोड मिल सकता? नहीं, इन दोनों स्टेटमेंट से तो आपको मार्केट का कोड मिलेगा, और जो कि शायद और शायद टी और के है ना। तो 1 इज नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। चलो मिलाओ सेकंड स्टेटमेंट को। गुड कम्युनिकेशंस आर वैलिड, अरे भाई लिख लो आर वैलिड, और इसका कोड आपको देता है गुड कम्युनिकेशंस आर वैलिड इज रिटन एज STUWMNCD। अगला कहता है वैलिड सिटी सम इशू इज रिटन एज CDPORNQN। तो इस वाले में आपको किस किस का वैलिड वैलिड, ठीक है जी, वैलिड वैलिड का कोड हो गया CD। तो इसमें भी आपके वर्ड प्लेस का नहीं मिला। हाँ, अब दोनों को मिलाओ, यहां से गुड का मिल जाएगा, फिर अब आपको गुड का मिल जाएगा, पर इस 4 का कोड फिर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं पे भी सेकंड स्टेटमेंट में 4 है ही नहीं। आप गुड का और मार्केट का निकाल पाएंगे, बाकी का आंसर नहीं आ पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 1 and 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। ये कुछ 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों का आंसर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी अप्रोच इनको लेके इसी तरह से होनी चाहिए। टेक्निक क्या रहनी चाहिए? स्टेटमेंट 1 से अकेली से डिसीजन निकालो, निकल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल रहा तो स्टेटमेंट 2 को जोड़ के देखो, अगर उससे भी नहीं निकल रहा दोनों को मिला के देखो, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जल्द ही RPO के नोटिफिकेशन का डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।